सुबह के 4 बजे हैं। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में दिग्पाल सिंह के घर की बत्तियां जल रही हैं। घर में कोहराम मचा है क्योंकि आज पूरे परिवार को शान पंजाब एक्सप्रेस पकड़नी है। बड़े भाई भीम सिंह की बेटी की शादी है और यशोदा जी ने पिछले 3 महीनों से साड़ियों की जो लिस्ट बनाई थी, आज उन्हें संदूक में भरने का अंतिम समय है। अरे भाई, कोई मुझे मेरा चश्मा देगा? बिना चश्मे के मुझे सूटकेस की चेन नहीं दिख रही। चश्मा आपके सिर पर लगा है दिग्पाल जी, जरा धीरज रखिए। राजन और राजन, उठ गया कि नहीं? हाँ माँ, उठ गया। पर मेरी नीली वाली शर्ट कहाँ है? शिवांगी, तुमने उसे पैक तो नहीं कर दिया? हाँ जी, सुनिए, आपकी नीली शर्ट, काली पैंट और वो अजीब सा परफ्यूम सब सबसे नीचे वाले बैग में है। अब बैग में खुलवाना। भाभी, मेरी इयररिंग्स की डिब्बी मिली क्या? अगर वो नहीं मिली तो मैं शादी में क्या पहनूंगी? ननंद रानी, आपकी डिब्बी मेरे पास सुरक्षित है, पर अगर आपने अगले 10 मिनट में अपना मेकअप बॉक्स बंद नहीं किया तो भाई आपको स्टेशन पर ही छोड़ देंगे। 5:30 बज गए, टैक्सी बाहर खड़ी है, चलो सामान उठाओ। टैक्सी में सामान लादने की प्रक्रिया किसी युद्ध से कम नहीं थी। दिग्पाल सिंह बैग गिन रहे थे, यशोदा जी पड़ोसियों को चाबी समझा रही थी और शिवांगी वंशिका की अपनी ही गुपचुप बातें चल रही थी। जैसे ही टैक्सी स्टेशन पहुंची, भीड़ और शोर ने सबका स्वागत किया। कूली, चलो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। अरे, मेरा वो छोटा वाला बैग कहाँ है जिसमें शगुन के लिफाफे और भीम भाई के लिए मिठाई का डिब्बा था? माँ, क्या आप वो घर पर भूल आई? मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वो सोफे पर ही रह गया। मैंने कहा था ना, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालो। अब क्या होगा? पापा शांत हो जाइए। भाभी, क्या आपने उसे अपनी बड़ी टोकरी में रखा था? हाँ माँ, फिक्र मत कीजिए, मुझे पता था आप भूलेंगी, इसीलिए मैंने चुपके से उसे अपने पास रख लिया था। धन्य हो बहू, कम से कम इस घर में एक तो जिम्मेदार इंसान है। राजन, तू बस खड़ा मुंह देखता रहे। लो, इसमें भी मेरी गलती। चलिए, ट्रेन लग चुकी है। इंजन की लंबी सीटी बजी और छुक छुक की आवाज के साथ दिल्ली पीछे छूटने लगी। खिड़की के बाहर से आती ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। डिब्बे के अंदर का माहौल अब शांत होने लगा था। दिग्पाल सिंह अपनी कल्याण पत्रिका पढ़ रहे थे। यशोदा जी माला जप रही थीं और तभी सामने वाली सीट पर एक नौजवान आकर बैठा। माफ कीजिएगा, क्या ये सीट नंबर 42 है? हाँ भाई, यही है, आइए बैठिए। गौरव ने अपना बैग ऊपर रखा। उसका कद लंबा था, गहरी आंखें और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी नजरें वंशिका से मिली। वंशिका जो अपनी किताब पढ़ रही थी, उसने जैसे ही आरव को देखा, उसकी पलकें झपकना भूल गई। एक अजीब सा आकर्षण हवा में तैरने लगा। कितना सुंदर चेहरा इसका, और इसकी आंखें कितनी गहरी है। नमस्ते। नमस्ते। वंशिका ने तुरंत अपनी किताब से चेहरा छुपा लिया, पर उसकी मुस्कान उसके गालों की लाली बनकर उभर रही थी। शिवांगी जो ये सब देख रही थी, उसकी ननंद की बेचैनी ताड़ गई। क्या बात है वंशु, किताब उल्टी पकड़ी है तुमने? क्या? नहीं तो भाभी, बस वो। वैसे आप कहाँ तक जा रहे हैं? जी, मैं अगले बड़े जंक्शन तक जा रहा हूँ। घर पर छुट्टियाँ बिताने जा रहा हूँ। अच्छा, आप करते क्या है, पढ़ाई या नौकरी? जी, मैं भारतीय रेलवे में ही सरकारी कर्मचारी हूँ। पास के रेलवे स्टेशन पर ही मेरी पोस्टिंग है। अरे वाह, सरकारी नौकरी है बेटा, बहुत अच्छा। आज के जमाने में तो भगवान मिल जाए, सरकारी नौकरी नहीं मिलती। सही कह रही हो भाग्यवान। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम आरव है। आरव और दिग्पाल सिंह के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया, पर आरव की नजरें बार बार वंशिका को ढूंढ रही थीं। वंशिका खिड़की के बाहर देख रही थी, पर उसका पूरा ध्यान आरव की बातों पर था। चलिए, सफर बोरियत भरा हो रहा है, क्यों ना अंताक्षरी खेली जाए? आरव जी, आप भी शामिल होंगे? बिल्कुल, मुझे गाने सुनना और गाना बहुत पसंद है। पापा, माँ और मैं एक तरफ, शिवांगी, वंशिका और आरव भाई दूसरी तरफ। अरे भाई साहब, हमें भी शामिल कर लीजिए, हम भी अकेले सफर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए बैठिए। चलिए, माँ से शुरू कीजिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। पापा, ये तो आप माँ की तरफ देख कर गा रहे हैं। चुप कर बदमाश, अब ना से गाओ। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो।
जब वंशिका गा रही थी, आरव उसे ऐसे देख रहा था जैसे दुनिया में और कोई हो ही ना। शिवांगी ने धीरे से वंशिका को कोहनी मारी। आरव अगला गाना गाते हुए, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने से देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। पूरा डिब्बा तालियों से गूंज उठा। अन्य 2 महिला यात्री भी इस खुशी में शामिल हो गई। तभी समोसे बेचने वाला आया। भाई साहब, ये समोसे बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। बेटा आरव, समोसे लो। अरे राजन, सबको चाय पिलाओ बेटा। चाय और समोसों के बीच हंसी मजाक बढ़ता गया। आरव अब अजनबी नहीं रहा था। उसने दिग्पाल सिंह का दिल अपनी शीतलता से जीत लिया था और वंशिका का दिल अपनी खामोश निगाहों से। वैसे आरव जी, आपके परिवार में कौन कौन है? माँ, पापा और छोटी बहन है। वो भी आपकी तरह ही चंचल है। क्या उसे भी आपकी तरह सफर करना पसंद है? उसे सफर से ज्यादा सफर के दौरान मिलने वाले लोगों से बातें करना पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। ट्रेन अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी, पर आरव और वंशिका चाह रहे थे कि ये सफर कभी खत्म ना हो। शाम ढल रही थी और खिड़की से नारंगी धूप वंशिका के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी सुंदर लग रही थी। लो भाई, हमारा स्टेशन आने वाला है। इतने जल्दी? समय का पता ही नहीं चला। आरव बेटा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कभी समय मिले तो हमारे घर जरूर आना। जी अंकल जी, कुछ यादें ऐसी होती है जिन्हें हम कभी नहीं भूलते। हाँ, ये सफर भी वैसा ही था। आरव जी, ये मेरा नंबर है। कभी दिल्ली आए तो फोन कीजिएगा, हम सब साथ में खाना खाएंगे। जी क्यों नहीं। इस तरह ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। कुछ घंटे बीत गए और अब स्टेशन पर शान पंजाब के पहिए थम चुके थे। कूली सामान उतार रहे थे और दिग्पाल सिंह ऊंची आवाज में सबको हिदायत दे रहे थे। वंशिका के कदम ट्रेन की सीढ़ियों से नीचे तो उतर गए थे, लेकिन उसका मन अब भी उसी नीली सीट पर बैठा था जहां आरव था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। आरव ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कुछ पुकारना चाहता हो पर शब्दों ने साथ छोड़ दिया हो। क्या मैं इसे फिर कभी देख पाऊंगा? काश उसने मेरा नंबर मांगा होता। अरे वंशु, कहाँ खो गई? तांगा निकल जाएगा, जल्दी चल। ट्रेन ने एक लंबी सीटी मारी और रेंगने लगी। आरव तब तक हाथ हिलाता रहा जब तक वंशिका की आकृति धुंधली नहीं हो गई। गांव पहुंचते ही ढोल नगाड़ों और हल्दी मेहंदी की रस्मों ने पूरे परिवार को घेर लिया। यशोदा जी और दिग्पाल सिंह मेहमानों की खातिरदारी में जुट गए। घर में चहचहाहट थी, पर वंशिका के चेहरे की रौनक कहीं खो गई थी। वो हल्दी की रस्म में बैठी तो थी, पर उसकी नजरें अपने फोन पर शून्य की ओर थी। क्या बात है ननंद रानी, हल्दी दुल्हन को लग रही है पर चेहरा आपका पीला पड़ रहा है। कुछ नहीं भाभी, बस थकान है। थकान पैरों में होती है वंशु, आँखों में नहीं। तेरी आंखें तो सरकारी कर्मचारी को ढूंढ रही है। सच सच बता, आरव याद आ रहा है ना? भाभी, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर जब से वो ट्रेन छूटी है मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है मैंने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। मुझे उनसे एक बार बात करनी है। यानी तू प्रेम की दीवानी हो गई? शायद। अगर ऐसी बात है तो मैं तुझसे वादा करती हूँ कि हम दिल्ली लौटते ही उस स्टेशन पर जाएंगे जहाँ उनकी ड्यूटी है। मैं रेलवे के रिकॉर्ड्स निकलवाऊंगी। शिवांगी भाभी जब तक साथ है, तेरी लव स्टोरी अधूरी नहीं रहेगी। थैंक यू भाभी, आप नहीं होती तो मैं क्या करती। इसी तरह शादी संपन्न हुई। विदाई के आंसुओं के बाद अब बारी थी वापस दिल्ली लौटने की। पूरा परिवार भारी सामान और मिठाइयों के डिब्बों के साथ वापस उसी स्टेशन पर खड़ा था। किस्मत का पहिया घूम रहा था, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। जैसे ही ट्रेन आई और परिवार अपने आरक्षित कोच में चढ़ा, वंशिका की धड़कनें तेज हो गई। चलो भाई, वही पुरानी जगह। माँ, आप खिड़की की तरफ बैठो। अरे हमारी सीट पर तो पहले से कोई बैठा है। भाई साहब, जरा टिकट दिखाना। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना अखबार हटाया, वंशिका की चीख निकलते निकलते रह गई। सामने आरव बैठा था, उसकी वर्दी में। वो ड्यूटी खत्म करके हेडक्वार्टर लौट रहा था। अंकल, आप लोग? भाई, लगता है तुम्हारी और हमारी किस्मत एक ही पटरी पर दौड़ रही है। वंशिका और आरव की नजरें मिली। इस बार आंखों में असमंजस नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून था। कुछ देर बाद जब घर के बड़े चाय पीने में और बातों में व्यस्त हुए, वंशिका हाथ धोने के बहाने गलियारे की तरफ गई। आरव भी चुपके से पीछे हो लिया। ट्रेन की 2 बोगियों के बीच के खाली हिस्से में, जहां हवा का शोर और पटरियों की गूंज सबसे तेज थी, आरव ने आगे बढ़कर वंशिका का हाथ थाम लिया।
उस दिन मुझे लगा था कि मैंने मौका गवा दिया। मैं डर गया था कि तुम बुरा न मान जाओ। और मैं डर रही थी कि तुम शायद मुझे भूल जाओगे। तुम्हें भूलना मुमकिन नहीं है वंशिका। मैं तुम्हें ढूंढने दिल्ली आने वाला था। क्या अब तुम मुझे अपना नंबर दोगी, ताकि अगली बार हमें किसी इत्तेफाक का इंतजार न करना पड़े? सिर्फ नंबर ही नहीं, अब तो आपको मेरी भाभी की लंबी चौड़ी पूछताछ का भी सामना करना पड़ेगा। मुझे सब मंजूर है। मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। जब दोनों वापस अपनी सीटों पर आए तो शिवांगी सब समझ चुकी थी। उसने आंख मारकर वंशिका को छेड़ा। माहौल को एक बार और खुशनुमा बनाने के लिए एक बार फिर अंताक्षरी शुरू हुई। इस बार यात्री भी वही थे और जज्बात भी। बस एक नया रिश्ता जुड़ चुका था। अरे वाह, ये जोड़ी तो बड़ी जम रही है। क्या ये सगाई करके आ रहे हैं? अभी तो सिर्फ सफर कर रहे हैं बहन जी, आगे भगवान की मर्जी। चलिए आरव जी, अब आप अपनी पसंद का कोई गाना गाइए। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीती जाए रातें, कहीं बीते जाए दिन। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ट्रेन अपनी रफ्तार से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। समोसे, चाय, हंसी ठिठोली और अंताक्षरी के बीच एक अजनबी रिश्ता अब मुकम्मल होने की राह पर था। दिल्ली स्टेशन आने पर इस बार विदाई भारी नहीं थी, क्योंकि दोनों के पास एक दूसरे की आवाज और वादे थे। पटरियों पर शुरू हुई ये कहानी अब जीवन की नई पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार थी।